मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से हमने उत्तराखंड से संबंधित सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास या वर्तमान सभी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ें महत्व हैं हम उन पे ज़्यादातर फोकस रखेंगे। आज इसी कड़ी में मैं जो श्रृंखला आपके सम्मुख से लेके उपस्थित हुआ हूँ वो जन आंदोलन लेके उपस्थित हुआ हूँ। उत्तराखंड के अंतर्गत जो जन आंदोलन हुए हैं उनसे चीज़ें लेके मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। दोस्तों, हमें समझना होगा कि जन आंदोलन क्या होता है, उत्तराखंड में जन आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि रही है। यदि हम देखें, जिस समय उत्तराखंड में ब्रिटिश हुकूमत की सरकार थी तब से लेकर वर्तमान समय तक इस राज्य ने हमेशा आंदोलन के माध्यम से अपनी जो मांगें थी वो कहीं ना कहीं मनवाई, और ये राज्य की जो नींव रखी गई थी वो आंदोलन की ही वजह से इस राज्य का अस्तित्व सामने आया। और यदि ये जन आंदोलन नहीं होते तो शायद आज उत्तराखंड का भी अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों, आज इसी कड़ी में मैं पहला जो जन आंदोलन आपके समक्ष रखने जा रहा हूं वह है कूली बगैर आंदोलन, जिसमें जो लोग थे, उत्तराखंड के जो मूल लोग थे, उनको एक प्रकार से कूलियों की भांति बहुत ज़्यादा इस पर अत्याचार किया जा रहा था, और इनको एक मानसिक रूप से या कहें आर्थिक रूप से भी इन्हें कष्ट दिया जा रहा था। और यदि मैं बात करूं, ये जो आंदोलन उभरा था, जो ये अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको बहुत ढेर सारा काम कराया जाता है। जो कूलियों के जो कूली बगैर है, कूली से मतलब होता है कि जो सामान ढोने वाला व्यक्ति होता है उससे संबंधित ये वो शब्द है। तो क्या होता था, जिस समय ब्रिटिश हुकूमत जब यहाँ पर इनका शासनकाल चल रहा था तो ये लोग इंसानों से इस प्रकार से काम करवाते थे, घोड़ों के बजाय इंसानों पर सामान लदवा के इधर से उधर कराए जाते थे। जब मन चाहा उसको गोली मार दिया जाता था। तो अगर कोई गलत कार्य करता था तो इसके अंतर्गत उसको सजाए मौत दी जाती थी। तो ऐसी ये प्रथा थी, जिसकी जो शुरुआत थी अल्मोड़ा जनपद के खतियाड़ी गांव से ये प्रारंभ हुआ। अगर मैं इसकी जो नींव रखी गई थी, यदि कहें इसका जो जन आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 13 से 14 जनवरी 1921 को ये जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका जो प्रमुख स्थान रहा बागेश्वर सरयू नदी, जिसे हम प्राणदायिनी सरयू के रूप में भी जानते हैं। अब जो इसके संस्थापक थे, या कहें इस आंदोलन को जिसने तीव्र गति प्रदान करी, वो थे आपके बद्रीदत्त पांडे जी और हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल जी। ये इसके प्रमुख कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने इस प्रथा को कहीं ना कहीं समाप्त किया। या अब मैं बात कहूँ, एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चनों को किस प्रकार से पुटअप करता है कि कुल्ली बगैर आंदोलन का शुरुआत किस तिथि से प्रारंभ हुई, या 13 से 14 जनवरी 1921 से ये प्रारंभ हुआ। अब ये किस स्थान से प्रारंभ हुआ, ये सरयू नदी के तट बागेश्वर से प्रारंभ हुआ। और इसके प्रमुख कौन थे, इसके जो संचालनकर्ता कौन थे, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा इस टॉपिक से नहीं बनता है। आइए अब दूसरा टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, यह है टिहरी राज्य आंदोलन। अब जैसे आप लोगों को पता है, टिहरी राज्य आंदोलन के लिए भी यहाँ पर बहुत अधिक आमरण अनशन या कहें जन आंदोलन अपने चरम सीमा पर रहा। अब ये टिहरी राज्य आंदोलन क्या है, इस पर देखते हैं। इसके अंतर्गत ये कहा गया था, यहाँ की जो समस्त जनता है, प्रजातंत्रात्मक शासन की यहाँ पर मांग की गई थी कि एक ऐसा शासन जहाँ पर जनता और शासन के बीच का जो मतभेद है वो उत्पन्न ना हो, एक हंसता या कहें खुशहाल शासन की यहाँ पर कामना की गई थी। ऐसी मांग यहाँ पर जो टिहरी राज्य रियासत की यदि मैं बात करूँ, जो इसमें जो लोग थे, जो टिहरी राज्य आंदोलन के लिए जो आंदोलित करता जो थे, उनकी ये मांग थी एक प्रजातंत्रात्मक, एक ऐसा शासन के जहाँ पर समाज का प्रत्येक जो सदस्य है या व्यक्ति है वो आराम से 2 वक्त की रोटी खा सके, ऐसी शासन व्यवस्था की मांग की गई थी। और इस मंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1939 को इस प्रजा मंडल की स्थापना हुई गई थी। कभी क्वेश्चन आ जाता है टिहरी राज्य आंदोलन का जो प्रजा मंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 को प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यदि आप लोगों को चैनल आपके
परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लग रहा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो इस प्रजामंडल की जो नींव रखी गई थी वो श्री देव सुमन, दौलत राम, नारेंद्र सकलानी और वीरचंद गढ़वाली द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ये जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 को यहाँ पर ये की गई थी। और जो इस पर जो देव सुमन जब अनशन पर बैठे इस राज्य के लिए मई 1944 से ये उन्होंने आमरण अनशन यहाँ पर प्रारंभ किया। जो ये आमरण अनशन कहें या जो ये आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो श्री देव सुमन द्वारा की गई थी। और 1944 में ये अनशन पे ये बैठे, कौन बैठे? श्री देव सुमन जी ये बैठे। और यदि मैं बात कहूँ दोस्तों 25 जुलाई 1944 को 84 दिन बाद इनकी ये जो आमरण अनशन किया था, इसकी वजह से इनकी जो तबीयत ख़राब हुई या कहें इनका जो शरीर को जो डिहाइड्रेशन का जो शिकार होना पड़ा या कहें इनकी किडनियाँ फेल हो गई थी। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक के लिए जब अन्न जल ग्रहण अगर त्याग देता है तो उसका शरीर भी उसका साथ देना बंद कर देता है। तो इस वजह से 25 जुलाई 1944 को 84 दिन पश्चात ये श्री देव सुमन जी की मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्रता के बाद जब टिहरी में सकलाना में आंदोलन हो रहा था, ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके पश्चात टिहरी में क्या हुआ, सकलाना में एक आंदोलन चलाया गया था। और 1939 के जो कीर्तिनगर आंदोलन से सत्ता हिलनी प्रारंभ हुई थी यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो श्री देव सुमन जी हैं वो किस तिथि से अनशन पर बैठे थे? ये मई 1944 से ये अनशन पर बैठे थे और ये जिनकी मृत्यु हुई थी 84 दिन पश्चात जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो भयभीत जो राजा मानवेंद्र शाह ने क्या करा, 1949 में विलीनीकरण के लिए हस्ताक्षर किए। देखिए जब भारत स्वाधीन हो गया था तो भारत को एक स्वतंत्र या देश या कहें राष्ट्र निर्मित करने के लिए जितने भी यहाँ पर रियासतें थीं या जो छोटे छोटे जो शासनकर्ता जो राजा थे उनको अपने अधीन, जो ये रियासतों को अपने अधीन करने के लिए भारत सरकार द्वारा जितने भी यहाँ पर जो प्रांत के जो रियासतें थी उनसे वार्तालाप करने के पश्चात क्या किया था, जो मानवेंद्र शाह थे उन्होंने भारत सरकार के समक्ष 1949 को जो विलीनीकरण पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। जो टिहरी का जो विलीनीकरण होगा वो भारत के अंतर्गत ये होगा। और जो ये विलय हुआ उसके पश्चात जो ये टिहरी है उसको उत्तर प्रदेश का एक जनपद के तौर पर घोषित कर दिया गया भारत सरकार द्वारा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था? जो यहाँ के जो शासन या कहें जो यहाँ पर जो शासन करता थे या कहें जो टिहरी राज्य के जो रियासत करता थे उनके द्वारा ये चीज़ें हुई। और जो अंग्रेज़ हुकूमत, यदि मैं कहूँ जो आज़ादी का जो बिगुल फूका वो अंग्रेज़ों को यहाँ से इस देश से निष्कासित करने के लिए या कहें जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो सताया गया था और जो यहाँ के समाज का जो उत्पीड़न किया गया था उससे निजात पाने के लिए ये आमरण अनशन प्रारंभ हुआ। और जब टिहरी स्वतंत्रता के बाद, यदि मैं टिहरी की बात करूं, जब सकलाना में जो आंदोलन हुआ था तो 1939 के जो कीर्ति आंदोलन में सत्ता हिली, जब सत्ता हिली तो उसके पश्चात क्या हुआ, एक जो राजा को भय होने लगा कि कहीं ये दोबारा इस प्रकार की घटनाएं क्रम ना हो जाए। तो भारत सरकार के समक्ष भारत सरकार द्वारा इनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि क्या आप अपना राज्य को भारत के अंतर्गत विलय कर दीजिए। तो ये जो विलय हुआ था 1949 को ये विलय हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डोला पार की आंदोलन ये क्या है,
इसके बारे में आपको समझना होगा। देखिए, समाज में आज भी, या कहें ये कुप्रथाएं जो थी आज भी विद्यमान हैं। आज यदि मैं कहूँ, भारत 21वीं शताब्दी के उस रोल मॉडल को प्राप्त करने को पहुंच रहा है, या कहें समाज का एक तबका बहुत उच्च गति से ये आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे समाज का विकास नहीं होता है। समाज का विकास तब होगा जब समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं, जब उनका दमन होगा, या समाज में सभी को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से सताया ना जाए, चाहे वो धर्म के आगोश में हो, या जाति के आगोश में हो, या छुआछूत के उसमें हो। तो सभी को जब तक एक समान हम लेके नहीं चलेंगे, तब तक एक हिंदू राष्ट्र की हम कल्पनाएं नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये भी है, जो डोलापाल के आंदोलन था, समाज में जो ऐसी कुप्रथाएं, या कहें समाज एक व्यवस्थाओं के कारण ऐसी स्थिति पनपी जिसमें कि डोलापाल के आंदोलन करना पड़ा। अब इसमें क्या होता था, उत्तराखंड के अंतर्गत जो पहले से जो उच्च वर्ग के लोग थे, उसमें क्या करते थे, जो दलित वर्ग के, या कहें अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे, उनको ये डोली में बैठने का अधिकार नहीं था। जो उनका जो दुल्हन थी, जो जब कभी उनकी शादी होती थी, दूल्हे को घोड़े चढ़ने का अधिकार नहीं था, और दुल्हन को डोली में बैठने का ये अधिकार नहीं था। इस अधिकार को दिलाने के लिए ये आंदोलन हुआ, जो आंदोलन का नाम पड़ा डोलापाल की आंदोलन ये पड़ा। इसमें क्या था, जो इसके अंतर्गत शिल्पकार जो दलित आंदोलन इसके अंतर्गत हुआ, दलितों द्वारा ये आंदोलन किया गया, और हरिप्रसाद जो टमटा जी थे, उन्होंने इस आंदोलन को किया, और जिससे कि समाज में अपने हकों के लिए ये लड़ाई थी। देखिए, शादी में ये जो डोलापाल की का हक नहीं था यहाँ पर जो दलितों को, तो इस हक को दिलाने के लिए ये आंदोलन था। और जब दलित व्यक्ति की जब शादी होती थी, तब जो उसमें दूल्हा दुल्हन पैदल ही जाते थे, और उन्हें यहाँ तक कि जो उच्च वर्ग के जो लोग थे, स्वर्ण वर्ग के जो लोग थे, तो वो अपने आंगन से या अपने गांव के रास्ते से भी इन्हें बारात ले जाने की अनुमति नहीं देते थे। और ऐसी स्थिति कभी बन जाती थी, टकराव हो जाता था, जिसमें लोगों की हाथापाई हो जाती थी, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसी कुप्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए डोलापाल के आंदोलन को करना पड़ा, जिससे कि जो शिल्पकार हैं उनको भी इसका हक मिले, डोली में बैठने का हक मिले। और जो जयानंद भारती ने इस आंदोलन को 1930 में प्रारंभ किया, ठीक है, इस आंदोलन की जो शुरुआत की थी, इस आंदोलन को जो जीवंत पर्यंत जो आंदोलन बनाया, वो जयानंद भारती द्वारा इसको बनाया गया था 1930 में। और 1911 या 1991 की यदि हम बात करें, तो उसमें हरिप्रसाद जो टमटा जी थे, उन्होंने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले जो शब्द का जो प्रयोग था, उनको दलित या दबला कुचला वर्ग के रूप में जो मन आता था वो बोला जाता था। अब जो दलितों के लिए जो दलित शब्द जो है, उन जो कि असंवैधानिक शब्द है, ये इस शब्द से निजात दिलाने के लिए इस शब्द के स्थान पर शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। ये प्रयोग किसने किया? हरिप्रसाद टमटा जी ने इस क्या करी थी, इस शब्द का उच्चारण किया था 1911 में। ठीक है, ये शब्द का क्या गया उच्चारण किया गया था। और जयानंद भारती ने 1913 में इस जन आंदोलन को समर्थन दिया। अब बात करते हैं अगला, जो अगला आंदोलन था कनकटा बैल बदनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। कनकटा बैल बदनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। अब देखिए, कनकटा बैल और भ्रष्टाचार आंदोलन क्या है, ये इसका अगर मैं तुम्हें सिंपल सा अगर क्वेश्चन कहूँ दोस्तों, इसका अर्थ समझाने के बताऊँ, ऐसा बैल जिसका नाक कान कट गए हों और भ्रष्टाचार में संपूर्ण रूप से विलुप्त हो गया हो, ऐसी इसकी संज्ञा दी गई है। अब बडियार गांव में जो लमगड़ा में है, बडियार गांव जो लमगड़ा में अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है, अल्मोड़ा में ये बैलों के कानों में फुल्ली लगाकर निर्णय लिया जाता था। तो क्या करते थे लोग, जिसमें पहले से जब बैलों को
लेते थे तो उनके जो बैल जो कराई करते थे जो लोग, उनके कान में क्या कर देते थे, एक फुल्ली लगा दिया करते थे और उसके आधार पर उसको ऋण दिया जाता था। अगर जब बैल के कान काटकर 2 बार मारकर घोषित किया जाता था, उसकी बीमा राशि मिल जाती जब कोई बैल मर जाता था। इसका कहने का मतलब है ऋण। तो पहले तो सर्वप्रथम ये समझ लीजिए, जब कोई बैल लेता था तो या उसके लिए ऋण लेता था तो बैल की कान में क्या करते थे, एक फुल्ली लगा देते थे, जिससे कि ये पता चल जाता था कि ये बैल जो लिया गया है, ये ऋण देकर ये बैल को लिया जा रहा है या लिया जा रहा है। और जब बैल मर जाता था तो बैल के कान को काट कर 2 बार उसे मरा घोषित किया जाता था लोगों के कारण, और उसकी जो बीमा राशि थी उसको ले लिया करते थे लोग। तो स्वतः ही पहले ये सोच लीजिए, जब बैल मर गया तो उसके जो बीमा राशि होती है उसको एक बार ले लेते थे लोग, उसके भी क्या करते थे, तो उसके भी दूसरे कान को भी काट कर उसका भी जो ऋण कहें या जो बीमा राशि होती है उसको भी बार बार एक बार नहीं 2 बार लोग ले लिया करते थे। तो जब ये ले लिया करते थे तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने ऐसे भ्रष्टाचार के लिए क्या करा, लोगों द्वारा ये मांग उठाई गई और आवाज़ बुलंद की गई कि जो ये चीज़ हो रही है इसमें जो ऊपर बैठे जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब बैल मर जाता है तो उसमें एक बार जो बीमा धनराशि होती है उसको एक बार दिया जाता है, तो ये लोग उसका फ़ायदा उठा के 2-2 बार इस मरे हुए बैल को मरा हुआ बैल को 2 बार घोषित कर रहे हैं और उसकी जो जमा राशि है या बीमा राशि है उसको हड़प लिया करते थे। तो ऐसा भ्रष्टाचार जब पूरे उत्तराखंड में व्याप्त हो रहा था तो उत्तराखंड जो संघर्ष वाहिनी के लोगों ने ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और कनकटे बैल, जिसका जो बैल कट जाता था, जिसको बैल के कान काट दिए जाते थे, तो कनकटे बैल को नैनीताल, अल्मोड़ा व अन्य स्थानों में ये कुप्रथाएं चल रही थी, उसी बैल को क्या हुआ दिल्ली ले जाया जा रहा था या ले गया, क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। भ्रष्टाचार को इस प्रकार से उजागर करने के लिए लोगों ने पहले तो जो कनकटे जो बैल थे जिनका कान काट दिए गए थे उनको कभी नैनीताल, अल्मोड़ा या अन्य स्थानों पर ऐसे घुमाया जा रहा था, या कहें उसी बैल को जिसके कान हानि तैयारी कट जाते थे तो उसको दिल्ली तक लोगों द्वारा ले जाया गया। उससे ये प्रदर्शित कर रहे थे कि भ्रष्टाचार इस प्रकार से व्याप्त हो गया कि जानवरों के जो कान हम का भी ऋण के रूप में जो धनराशि मिल रही है उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग खा जा रहे हैं। अब बात करते हैं अगला जो आंदोलन है, ये कोटा खराज आंदोलन। ठीक है, अब ये कोटा खरा आंदोलन क्या है, ये तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू करने के लिए ये आंदोलन को किया गया है, जिसमें जो लागू करके जो भूमिहीन जो किसान थे उनको, किसान भाई बहनों को किसान के अंतर्गत भूमि वितरण करना इसका मूल उद्देश्य था। अब देखिए जो तराई भाबर की यदि हम बात करें, उन क्षेत्रों में क्या थे, बहुत से ऐसे भूमि विहीन किसान थे जिनको शिलिंग के माध्यम से एक कानून बनाया गया। शिलिंग के माध्यम से जो कानून बनाया गया उसके एवज में जो भूमिहीन किसान थे उनको इसके अंतर्गत भूमि दी जाती थी, या कहें उनको खेती बाड़ी करने के लिए भूमि का वितरण इसके अंतर्गत किया जा रहा था। ठीक है,